हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज हमारा टॉपिक है सेल एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। तो जैसे कि हम लोग सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल पढ़ा लास्ट लेक्चर में। आज हम देखते हैं कि सेल और हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है और क्या इनके बीच में डिफरेंस है। उसके अलावा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इन अ सेल द सेलर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो जैसे कि हमने सेल पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जहाँ पे सेलर ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी कि ओनरशिप को किसको ट्रांसफ़र करता है, बायर को, फॉर अ प्राइस। प्राइस मीन्स कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन हमेशा इन द फॉर्म ऑफ मनी होगा सेल में, ठीक है। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट है इज़ नॉट अ एक्चुअल सेल और सेल। ये एक वास्तविक सेल नहीं है। कैसे वास्तविक सेल नहीं है, हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। हायर परचेज एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच एन ओनर ऑफ द गुड और आर्टिकल गिव्स इट ऑन हायर on a promise by the hirer to pay a certain number of installments of specified amount of money as hire, and the owner gives the hirer an option either to return the article or to become owner of it by paying all the installments of hire. तो हायर परचेज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे जो गुड्स का ओनर है वो अपनी चीज़, अपने गुड्स या आर्टिकल मीन्स वस्तु हायर पे देता है दूसरे पर्सन को, जिसको हम लोग कहते हैं हायरर, ठीक है। तो हायरर, यहाँ पे हायरर जो वर्ड है वो कौन है, किराए पर लेने वाला व्यक्ति। तो जब ओनर ऑफ द गुड्स क्या कर रहा है, वो अपनी वस्तु दूसरे व्यक्ति को, जिसको कहते हैं हायरर, उसको हायर पे दे रहा है, यानी कि किराए पर दे रहा है, और उसके बदले ये प्रॉमिस करवाता है हायरर से कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे करेगा, किसको, ओनर ऑफ द गुड्स को, ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी एज हायर, जितने भी अमाउंट, स्पेसिफाइड अमाउंट, जितनी भी तय की गई अमाउंट है वो। एंड द ओनर गिव्स द हायरर एन ऑप्शन आइदर टू रिटर्न द आर्टिकल, और जो ओनर है वो हायरर को एक ऑप्शन देता है, या तो वो गुड्स रिटर्न कर दे यूज करने के बाद में, या फिर वो सारे इंस्टॉलमेंट पे करे अगर कि हायरर को उसका ओनर बनना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट है उसमें जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हो तब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। देखो, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि जब इंस्टॉलमेंट करते हो आप तो उसमें ओनरशिप स्टार्टिंग में ही ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर बाद में आप उसकी इंस्टॉलमेंट, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे करते हो, है ना। आपने देखा होगा, पहले आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद में आप इंस्टॉलमेंट चालू कर देते हो, तो वहाँ पे ओनरशिप पहले ही ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में आपकी ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आप करोगे तब ट्रांसफ़र होगी ओनरशिप, ठीक है। तब तक हायरर जो है वो एज अ हायरर चार्ज पे करता है, कि जो वस्तु उसने किराए पर ली है उसका चार्ज पे करता है। ओके, अब इसके इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहला, हायर परचेज एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय ऑल द पार्टीज देयर टू। तो हायर परचेज एग्रीमेंट हमेशा रिटन में होता है, लेकिन जो सेल होता है वो राइटिंग और ओरल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट मस्ट बी इन रिटन, और जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है वो साइन करेगी। दूसरा है, अंडर दिस एग्रीमेंट सम आर्टिकल और गुड्स इज गिवन ऑन हायर, दैट इज नॉन ग्रेचुइटस बिलमेंट इस्टेब्लिश्ड। इस एग्रीमेंट के अंडर कोई भी गुड्स, कोई भी सामान या आर्टिकल यानी वस्तु जो है वो दी जाती है हायर पे यानी कि किराए पर, जो कि नॉन ग्रेचुइटस बिलमेंट है। देखो, हमने जब बिलमेंट पढ़ा था उसमें हमने नॉन ग्रेचुइटस बिलमेंट पढ़ा था, यानी कि नॉन ग्रेचुइटस बिलमेंट मीन्स विद कंसिडरेशन। बिलमेंट हो रही है कंसिडरेशन के साथ में, बिना कंसिडरेशन के हायर परचेज एग्रीमेंट नहीं होता है, ठीक है। बिलमेंट क्या होती है, डिलीवरी ऑफ गुड्स की डिलीवरी करना, और जो व्यक्ति ले रहा है वो अपना पर्पस जब अकम्प्लिश्ड हो जाए, पूरा हो जाए, तो वो रिटर्न कर देगा उस गुड्स को। ये बिलमेंट था। दूसरा है, द बिलमेंट कंटिन्यूज अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ हायर इज पेड, और ये बिलमेंट कंटिन्यू रहेगी जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं कर देते हो। थर्ड है, द हायरर हैज एन ऑप्शन आइदर टू रिटर्न द गुड्स एट एनी टाइम और टू बाय इट ऑल पेइंग ऑल द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ हायर। अब जो हायरर है यानी कि जो किराए पर लेने वाला है, उसके पास ये ऑप्शन है, या तो वो गुड्स को रिटर्न कर दे, या फिर अगर उसको गुड्स को खरीदना है तो उसको सारे इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़ेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल, अगर उसकी 6 इंस्टॉलमेंट है, उसने 4 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, 2 इंस्टॉलमेंट उसने पे नहीं की, तो वो गुड्स का मालिक नहीं बन सकता, और जो ओनर है वो उन इंस्टॉलमेंट को अपने पास रख लेगा और वो गुड्स भी उसके पास आ जाएगा वापस, ठीक है। फोर्थ है,
The owner of the article agrees to sell it on payment of all the installments. Therefore, actual sale takes place with the payment of all the installments. No extra consideration is required for the sale. हायर परचेज एग्रीमेंट में जो एक्चुअल सेल कब हो रही है, यहाँ पे एक्चुअल सेल तब होगी जब सारे इंस्टॉलमेंट आप पे कर दोगे, तब बाद में कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर सेल के लिए. फिफ्थ है, in case the hirer make a default in payment of any installment, the owner has a right to regain possession of the article. देखो वही चीज़ अभी जो मैंने बोली, अगर जो हायरर है यानी कि जो किराए पर लेने वाले ने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट में, उसने इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल 4 इंस्टॉलमेंट कर दी और 2 इंस्टॉलमेंट उसने की नहीं छोड़ दी, तब ओनर जो है गुड्स का, उसके पास राइट है कि जो आर्टिकल उसने दिया था हायरर को, वो आर्टिकल वापस वो रिगेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, वो पोजीशन वापस ले सकता है. द ओनर इज एंटाइटल टू रिटर्न ऑल द इंस्टॉलमेंट पेड, और जितने भी इंस्टॉलमेंट उसने पेड किए हैं, ठीक है, किसने, हायरर ने, वो ओनर अपने पास रख देगा, वो सारे इंस्टॉलमेंट उसके हो जाएंगे. एंड cannot claim further installments becoming due after regaining possession of article. और जब एक बार वो उस आर्टिकल का पोजेशन ले लेगा वापस, उसके बाद में फिर वो फर्दर इंस्टॉलमेंट क्लेम नहीं कर सकता. फर्दर मीन्स आगे के इंस्टॉलमेंट फिर वो क्लेम नहीं कर सकता. ठीक है, अब डिफरेंस देख लेते हैं. बायर ने गुड्स की पेमेंट की, गुड्स उसके पास आ गए और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई. लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती जब तक आप सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते, यानी कि जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब ओनरशिप आपकी होगी. दूसरा है पोजीशन ऑफ पार्टीज की क्या पोजीशन रहती है. तो सेल में द बायर इज इन पोजीशन ऑफ एन ओनर ऑफ द गुड्स. सेल में जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो यहाँ पे जो बायर है वो गुड्स का ओनर बन जाता है. लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में द हायर इज इन अ पोजीशन ऑफ बेली, वो बेली के पोजीशन में आ जाता है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में हमने जब पढ़ा था तो बेली की क्या पोजीशन होती है कि बेली जो है वो पोजीशन ले सकता है गुड्स का. थर्ड है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. A seller or buyer cannot terminate the contract. If anyone does so, he is liable to pay damages. इसमें से जो सेलर और बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते. एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद टर्मिनेट नहीं कर सकते. अगर कोई भी इनमें से करता है तो वो लाइबल होगा कि वो डैमेजेस पे करे. लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट सबसे पहला है, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस में. उसके अलावा हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. सेल में जो ओनरशिप है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है. A hirer has an option to terminate the contract of hire at any time, but in such a case, the owner can retain the installments paid and claim arrears of installment due. तो हायर परचेज एग्रीमेंट में जो हायरर है उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, यानी कि ख़त्म कर सकता है किसी भी टाइम. लेकिन उस केस में जो ओनर होगा वो उसने पहले जितने भी इंस्टॉलमेंट पे कर दी है हायरर ने, वो सारे इंस्टॉलमेंट रिटर्न करके रखेगा ओनर. ठीक है, रिटर्न मीन्स अपने पास रखेगा और जो बकाया किस्त है उनका भी वो क्लेम कर सकता है. ठीक है. फोर्थ है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेल में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. हायर परचेज एग्रीमेंट में 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. पहला है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ऑफ हायर. पहला है बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन हायर, हायर मीन्स किराए पर. और दूसरा है एग्रीमेंट ऑफ सेल सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. और एक और एग्रीमेंट होता है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है वो सब चीज़ का. ठीक है, उनमें वो सब चीज़ लिखी होगी कि सेल तभी होगी जब आप पूरी इंस्टॉलमेंट कर दोगे, तब आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ये सब चीज़ें. 5वां है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट. सेल जो है वो ओरली और रिटर्न दोनों हो सकते हैं, लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में होता है. ट्रीटमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट. द पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज अ पेमेंट टुवर्ड्स द प्राइस ऑफ गुड्स. सेल में आप जब पेमेंट करते हो इंस्टॉलमेंट में, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज़ खरीदी इनसे और आप अब उन चीज़ का इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, किस्तों में पे कर रहे हो, तो वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप उस गुड्स की प्राइस को पे कर रहे हो धीरे धीरे. लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या ट्रीट होगा, द पेमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज अ हायर चार्जेस फॉर द यूज ऑफ गुड्स अंटिल ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड एंड ऑप्शंस टू बाय इज एक्सरसाइज्ड बाय द हायरर. लेकिन यहाँ पे जब आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे तो वो ऐसा ट्रीट होगा कि आप हायर चार्जेस दे रहे हो, यानी कि जो आपने चीज़ किराए पे ली है उसका चार्जेस पे कर रहे हो. और जब तक आप सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देते हो तब तक तो आपको ओनरशिप मिलनी नहीं है, तो तब तक ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि जैसे आप हायर चार्जेस दे रहे हो. ठीक है. 7th है राइट टू रीगेन पोजेशन. देखो, अगर एक बार सेल हो गई, पोजेशन जो है गुड्स का वो ट्रांसफ़र हो गया किसको, बायर को,
तो वो वापस सेलर जो है रीगेन नहीं कर सकता, वापस वो पोजीशन ऑफ गुड्स सेलर के पास नहीं आ सकता। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में द ओनर कैन रीगेन द पोजीशन ऑफ गुड्स इफ द हायर मेक्स अ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और डज समथिंग अगेंस्ट द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में अगर हायर ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, जो वही मैंने जो अभी एग्जाम्पल लिया था आपको, 6 इंस्टॉलमेंट वाले में से 4 इंस्टॉलमेंट कर दी, 2 इंस्टॉलमेंट बाकी रह गई है, या फिर जो एग्रीमेंट के टर्म्स है उसके अगेंस्ट कुछ उसने कुछ ऐसा काम कर दिया है, तो जो ओनर है उस सिचुएशन में उन गुड्स को वो रीगेन कर सकता है और जो भी पेमेंट उसने पहले की है वो भी अपने पास रख सकता है, हायरर ने जो पेमेंट की। ठीक है। 8th है ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू थर्ड पार्टी। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मीन्स ओनरशिप। ठीक है। यहाँ पे सेल में द बायर कैन ट्रांसफर अ गुड टाइटल टू द गुड्स टू अ थर्ड पार्टी। यहाँ पे बायर जो है ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है थर्ड पार्टी को, लेकिन यहाँ पे जो हायरर है वो नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को ट्रांसफर। 9th है पोजेशन ऑफ गुड्स। द पोजेशन ऑफ गुड्स में रिमेन विद द सेलर। देखो सेल में जब तक बायर जो है पेमेंट नहीं कर देता तब तक पोजेशन जो गुड्स का है वो सेलर के पास रहता है, लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में जो पोजेशन है गुड्स का वो ट्रांसफर हो जाता है हायरर को। अब देखते हैं सेल डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। सेल को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहला है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हमने देख ही लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, जहाँ पे एक पर्सन यानी कि जो सेलर है वो ट्रांसफर करता है ओनरशिप को दूसरे पर्सन को यानी कि बायर को फॉर अ प्राइस यानी कि कंसिडरेशन। But a contract of work and labor is one whereby one party agrees to render service or exercise skill on a material supplied by another party। लेकिन contract of work and labor क्या होता है, जहाँ पे एक पार्टी जो है वो अग्री करती है कि हाँ मैं कुछ अपनी सर्विस रेंडर करूँगा, मेरी सर्विस कुछ प्रोवाइड करूँगा या फिर अपनी स्किल्स एक्सरसाइज करूँगा दूसरी पार्टी के लिए। देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। When cards and envelope are supplied to a printer for printing invitation card for a marriage ceremony, it is a contract of work and labor। जब आप एक कार्ड या एनवेलप जो है एक प्रिंटर को देते हो कि मुझे इसका प्रिंट करवाना है, इनविटेशन कार्ड बनवाना है मैरिज सेरेमनी के लिए, तो उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर कहेंगे। बट if the substance of contract is the production of something to be sold, then it is a contract of sale। लेकिन किसी सब्सटेंस यानी किसी वस्तु का उत्पादन इसीलिए हो रहा है ताकि वो बिक सके, तो उसको हम लोग सेल कहेंगे। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। मेकिंग ऑफ फॉल्स टीथ इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉल्स टीथ बनवाते हो डेंटिस्ट के पास, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे। सेल ऑफ फोटोग्राफ टेकन बाय फोटोग्राफर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप फोटोग्राफर से अपनी फोटो क्लिक करवाते हो, उससे फिर वापस फोटोग्राफ लेते हो, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन इसीलिए हो रहा है ताकि वो बिक सके। हाउएवर आस्किंग अ पेंटर टू पेंट अ पिक्चर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन अगर आप पेंटर को कहोगे कि मेरी पिक्चर को पेंट कर, उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर कहेंगे, क्योंकि उसमें उस पर्सन की स्किल इन्वॉल्व होती है, वो अपनी पर्सन स्किल एक्सरसाइज करता है उन सब चीज़ों में। ठीक है। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है? देखो बेलमेंट मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। बेलमेंट क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड्स की डिलीवरी को बेलमेंट करता है कहते हैं, और जब जिस पर्पस के लिए गुड्स की डिलीवरी हुई है वो पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसको रिटर्न कर दिया जाता है वापस गुड्स के ओनर को। ठीक है। पहला है ओनरशिप। ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर। सेल में ओनरशिप किसको ट्रांसफर होती है? बायर को। लेकिन बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर होती ही नहीं है, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है गुड्स का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ए और बी। ए ने अपना गुड्स बी को दिया 10 दिनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल उसने अपनी बुक्स दी अपने फ्रेंड बी को 10 डेज के लिए, क्योंकि उसके एग्जाम्स आ रहे थे, और जब उसका एग्जाम कंप्लीट हो गया उसने वो बुक वापस रिटर्न कर दी बेलर को, तो उसको हम लोग बेलमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स ट्रांसफर हुआ है, डिलीवरी हुई है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर हुआ है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक है। दूसरा है यूज ऑफ गुड्स। अ बायर में यूज द गुड्स ही लाइक्स। यहाँ पे बायर किसी भी तरीके से गुड्स को यूज कर सकता है जैसे उसकी इच्छा।
अ बेली कैन यूज द गुड्स ओनली इफ द टर्म्स बेलमेंट अलाउ, लेकिन बेली ऐसा नहीं कर सकता अगर बेलमेंट के टर्म्स में ना बोला है कि ऐसा नहीं करना है तो वो नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड है रिटर्न ऑफ गुड्स। गुड्स आर नॉट टू बी रिटर्न टू द सेलर बाय बायर। यहाँ पे गुड्स एक बार जो बायर के पास आ गए हैं वो वापस सेलर को रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे बेली है वो बाउंड है रिटर्न करने के लिए बेलर को। जब उसका पर्पस अकम्प्लिश्ड हो गया है तो उसके बेलर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसको बेली को वापस देना पड़ेगा गुड्स को। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये प्राइस भी इसी में इन्वॉल्व है। हाँ, फोर्थ है प्राइस। अ प्राइस इज पेड इन मनी एज कंसिडरेशन फॉर सेल। सेल में जो कंसिडरेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी होता है, लेकिन जो बेलमेंट है वो विद और विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, यानी कि ग्रेचुटुअस एंड नॉन ग्रेचुटुअस हो सकता है। अब थर्ड है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बार्टर। सेल इज डिफरेंट फ्रॉम अ बार्टर और एक्सचेंज। सेल जो है बार्टर से अलग होती है। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ प्राइस पेड। सेल का मतलब वही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप वन पर्सन टू अनदर। लेकिन बार्टर क्या होता है, बट अ बार्टर और एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज भी कहेंगे, इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वेयर द कंसिडरेशंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कंसिस्ट ऑफ गुड्स। सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, लेकिन यहाँ पे जो है बार्टर में गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं। पहले के टाइम पे आपने देखा होगा कि आप मुझे वीट दो, मैं आपको राइस देता हूँ, इसको बार्टर कहते थे। तो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, तो ये डिफरेंस है इसमें। फोर्थ है सेल एंड गिफ्ट। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर अ प्राइस पेड और टू बी पेड इन मनी, ठीक है। लेकिन गिफ्ट क्या होता है, देखो सेल में तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व होती है हमेशा इन द फॉर्म ऑफ मनी, लेकिन गिफ्ट में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। गिफ्ट हमेशा ग्रेचुटुअस होता है, यानी कि विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशंस ओनरशिप को ट्रांसफर की जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। 5 है सेल एंड मॉर्गेज प्लेज। सेल क्या होती है पता ही है, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, जनरल ओनरशिप इन द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर द प्राइस पेड या टू बी पेड इन मनी। लेकिन मॉर्गेज ऑफ गुड मीन्स द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन गुड्स। यहाँ पे गुड्स के इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी इन ऑर्डर टू सिक्योर डेप्ट, ताकि डेप्ट के पेमेंट की सिक्योरिटी हो। मॉर्गेजी और प्लेजी गेट्स ओनली स्पेशल प्रॉपर्टी इन द गुड्स। और फिर जो मॉर्गेजी और जो प्लेजी होते हैं उनको हमेशा स्पेशल प्रॉपर्टी मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स पढ़ेंगे और गुड्स के क्या टाइप्स है वो भी देखेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।